बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। आमतौर पे काफ़ी लोगों में इसकी कोई ख़ास सिम्टम्स पता ही नहीं चलती, लेकिन जब ज़ाहिर होती हैं तो उसमें जेनिटल पेन या डिस्चार्ज हो सकता है। और इसमें यह है कि ये जो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है ये आमतौर पे यंग ख़वातीन को इन्फेक्ट करता है, लेकिन यह कि ज़रूरी नहीं है, मतलब मर्द और ख़वातीन दोनों को हो सकती है, ख़ास तौर पे जो यंगर एज ग्रुप हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि इसकी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी फिर आगे जाके सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इसके बारे में पहले मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करूँगा। तो पहले तो इसकी जो मैं अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम में ये है कि जो अर्ली स्टेज जब क्लेमिडिया का इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें बहुत जो है ना सिम्टम्स बहुत कम होती हैं और कुछ लोगों में बिल्कुल वो पता ही नहीं चलता, यानी इतनी माइल्ड होती हैं कि वो जो है ना कुछ लोग उसको उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसमें यह कि ये हो सकता है कि जो है ना आपके जब यूरिन पास करें तो उसमें पेन होता है। ठीक है, फिर ये कि जो ख़वातीन में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, फिर इसी तरह मर्दों में जो ना पीनस से डिस्चार्ज हो सकता है। फिर ये कि जब फिर ख़वातीन में फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो सकता है। और जब उनकी जो जब पीरियड्स आते हैं तो उसके दरमियान जो है उनके दरमियान भी ब्लीडिंग हो सकती है, और इवन सेक्स के बाद भी उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर यह कि कुछ मर्दों में जो टेस्टिकुलर पेन भी हो सकता है। फिर यह कि क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है ना वो इनर इसमें रेक्टल रीजन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसकी कोई ख़ास सिम्टम साइन नहीं होते हैं, लेकिन यह कि जब होती हैं तो फिर रेक्टल पेन और डिस्चार्ज या ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा फिर जो क्लेमिडिया का आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर मतलब जो इन्फेक्टेड जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे आपका कांटेक्ट हो जाए। मतलब यह है कि आई की जो मतलब इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। तो अगर तो आपको इस तरह की सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, मतलब आपके जो जेनिटल ऑर्गन से डिस्चार्ज वगैरह हो, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, या पेनफुल यूरिनेशन हो जाए, क्योंकि इसकी जो ना ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि किस वजह से होता है। ये बैक्टीरिया जो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है, ये मतलब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये हर तरह के सेक्स मतलब वजाइनल, ओरल और एनल सेक्स से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, फिर ये कि अगर किसी प्रेग्नेंट खातून को जो हो तो वो फिर डिलीवरी के दौरान वो बच्चे को इन्फेक्शन लगा सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत शदीद किस्म का नमूनिया या सीरियस किस्म का आँख का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके जो रिस्क फैक्टर मैं बताता हूँ, रिस्क फैक्टर में है कि जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं, ख़ास तौर पे यंग लड़कियाँ 25 ईयर से नीचे, उनको इसका ज़्यादा चांस है। वैसे तो जैसे मैंने शुरू में बताया किसी को भी हो सकता है। फिर यह कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इस तरह के जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनको ज़्यादा होता है। और फिर जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा होगा। फिर यह कि अगर कोई और आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो तो उससे भी ज़्यादा मतलब चांसेस है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, ये ध्यान से सुन लें। इसमें एक जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है और बुखार हो सकता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए फिर अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी है, जिसके लिए इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और अगर किसी को PID हो जाए तो वो जो ना उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और यूट्रस और इवन सर्विक्स का डैमेज हो सकता है। PID के बारे में एक बहुत मालूमाती वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यह कि मर्दों में कि जो टेस्टिकुलर जो रीजन होता है उसके मतलब जो है ना उसमें जो उनके कॉइल ट्यूब होती है जो टेस्टिकल के पीछे थोड़ी सी होती है, जिसको एपिडिडमिस कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार, फिर स्क्रोटल रीजन में पेन और स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो मर्दों में होता है
वो आमतौर पे तो इसका कम ही चांस है, लेकिन फिर भी ये क्लेमिडिया की वजह से हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, जिसको प्रोस्टेटिस कहते हैं, जिसकी वजह से सेक्स के दौरान या बाद में पेन हो सकता है, बुखार हो सकता है, यूरिनेशन पेनफुल हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये कि अगर एक प्रेग्नेंट खातून को हो तो जब वो डिलीवरी उसकी होगी तो बच्चे जब वो वजाइनल कैनाल से पास होगा तो वो जो है उसको बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है, मतलब निमोनिया हो सकता है या फिर आई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ख़वातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो यूट्रस के बाहर उसको वो जो है ना वो इम्प्लांट होता है आमतौर पे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये जो है ना ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर ख़ास तौर पे अगर ट्यूब फट जाए तो, ठीक है, मतलब एक एमरजेंसी ये सूरत हाल हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लेमिडिया के इन्फेक्शन की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। फिर यह कि एक और कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि PID अगर हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से जो ना आपकी फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, स्कारिंग हो सकती है, तो जिसकी वजह से ख़वातीन जो है ना इनफर्टाइल हो सकती हैं। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन है रिएक्टिव आर्थराइटिस को कहते हैं। इसमें यह कि ये बेसिकली रिएक्टिव आर्थराइटिस को रीटर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये आमतौर पे इसमें ये होता है कि आपको जॉइंट्स और आइज़ और जो ना यूरिथ्रा, मतलब जो ना जो आपकी पेशाब की नाली है जो है ना उसको जो है ना ये अफेक्ट करती है ये बीमारी, ठीक है। तो ये एक मतलब रीटर सिंड्रोम भी जो है एक क्लेमिडिया की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब मैं इसमें कि प्रिवेंटिव मेजर बता देता हूँ। प्रिवेंटिव ये कि सबसे बड़ा तो प्रिवेंटिव में ये है कि जो मतलब सेक्स ही ना करे, तो लेकिन यह कि जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसको फिर ये प्रोटेक्शन करनी चाहिए, कॉन्डम वगैरह यूज़ करने, ठीक है। वैसे तो कॉन्डम से काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ सिंसियर हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर यह कि जो जिन लोगों यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में ये जिनके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है क्लेमिडिया का और दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का। फिर यह कि रेगुलर स्क्रीनिंग यहाँ पे तो UK में तो 25 साल की उम्र तक जो लड़कियाँ हैं उनके तो जो सेक्सुअली एक्टिव लड़कियाँ हैं उनको तो कहते हैं कि 8 साल स्क्रीनिंग कराएं। इसी तरह लड़कों को भी 25 साल से कम जो है सेक्सुअली एक्टिव हैं और जो प्रिकॉशन मतलब जो लड़के लड़कियां नहीं यूज़ करते उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं मतलब। फिर यह कि जिन ख़वातीन को डाउचिंग करवाने का शौक़ है तो उसकी वजह से यह ना कि डाउचिंग से आपके जो उसमें जो वजाइना में अच्छे जो बैक्टीरिया जो एक तरह के प्रोटेक्टिव हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से बुरे बैक्टीरिया मतलब क्लेमिडिया जैसे का इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसका मैं आपको डायग्नोसिस बता देता हूँ। तो इसमें यह कि जो जैसे मैंने बताया ना कि एक तो ज़ाहिर है यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में जो 25 साल से कम लड़के लड़कियाँ हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनकी स्क्रीनिंग हर साल रिकमेंडेड होती है, ठीक है। ख़ास तौर पे ज़ाहिर है जब वो उनके जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। फिर यह कि जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं उनमें यह कि आमतौर पे फर्स्ट जो उनका प्री नेटल एग्ज़ाम होता है उसमें वो क्लेमिडिया का टेस्ट किया जाता है। तो मतलब ये कि उसका अगर किसी का ज़्यादा हाई चांस है दोबारा इन्फेक्शन का तो प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए उसके मतलब लेटर ड्यूरेशन में मतलब उसमें भी दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। फिर यह कि जो ख़वातीन मर्द जिनको ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं तो उनकी जो है ना वो फिर वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। जो स्क्रीनिंग और जो डायग्नोसिस के जो मेथड यूज़ होते हैं वो कोई सिंपल यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि स्वैब कर सकते हैं जो ख़ास तौर पे ख़वातीन में मतलब उनके सर्विक्स से जो स्वैब ले सकते हैं और उनका कल्चर और जो ना एंटीजन टेस्टिंग क्लेमिडिया के लिए करवाई जा सकती है। और जो उनका रूटीन जो पैप टेस्ट होता है उसके दौरान भी ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी डायग्नोसिस हो गया। फिर यह कि इसकी अब मैं ट्रीटमेंट आपको जो बता देता हूँ, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी जो है ना वो बड़ी इसकी जो है ना वो सिंपल है, ठीक है। उसमें यह है कि एंटीबायोटिक्स 2 किस्म की आमतौर पे यूज़ होते हैं। वैसे नॉर्मली जो एक ही किस्म की होती है जो मैं अभी बताता हूँ।
एक तो ये कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है, जो मतलब जो ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में आती है एंटीबायोटिक, उसकी जो है ना वो आप एक हफ्ते का कोर्स आता है, वो आप 100 मिलीग्राम का जो ना आप मतलब जो ना 14 कैप्सूल वो आपको एडवाइस करते हैं 100 मिलीग्राम सुबह खाना है और 100 मिलीग्राम शाम को लेनी, ठीक है। तो ये तो डॉक्सीसाइक्लिन होगी। लेकिन जो ज़्यादा आज का जो रिकमेंड की जाती है वो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। अभी कुछ जगहों पे जो है ना सीधी सीधी उसकी मतलब 1 ग्राम की डोज दे देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल, मतलब एक ही सिंगल डोज में, तो वही काफ़ी होती है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यह कि कुछ डॉक्टर जो है ना वो एक डोज मतलब 1 ग्राम की दे देते हैं और फिर जो है कि 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स हैं वो अगले 2 दिन मतलब एक 2 दिन तक वो फिर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट होगी। इसमें फिर ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो लोग पूछते हैं कि जब ट्रीटमेंट के दौरान सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें यह कि अगर तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन वाला कोर्स किया पूरा हफ्ते का, तो उसकी जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। जबकि जो आपने एजिथ्रोमाइसिन की जो सिंगल डोज या 2 दिन की उस तरह वो डोज ली है जो मैंने अभी बताई है, तो उसमें यह कि ट्रीटमेंट के करवाने के 7 दिन तक आप इंतज़ार करें, उसके बाद फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो क्लेमिडिया के इन्फेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।